Dear students, today we are going to discuss about the classification of paints and coatings. In fact, when we go in the market and we see so many paints, दीवालों के लिए पेंट चाहिए, कार के लिए पेंट चाहिए, रेलवे के लिए पेंट चाहिए या शिप के लिए पेंट चाहिए, बहुत सारी जगह पर पेंट की जरूरत पड़ती है। और दिमाग में ये आता है, क्या ये सारे पेंट एक ही तरीके से बनाए जाते हैं? क्या सबके रॉ मटेरियल एक ही हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि घरों के लिए किस तरीके के पेंट इस्तेमाल होते हैं, कार के लिए किस तरीके के पेंट इस्तेमाल होते हैं, शिप के लिए कैसे पेंट इस्तेमाल होते हैं और इनको किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट्स एंड कोटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पेंट मार्केट के अंदर कई तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग लें तो पेंट का जो क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू जनरल क्लासिफिकेशन। जैसे सरफेस कोटिंग है, सरफेस कोटिंग को पेंट, वार्निश, लैकर्स, एनेमल्स इन 4 भागों में बांट सकते हैं। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन है इसका कि पेंट्स जिसमें पिगमेंट, बाइंडर, थिनर और आपके एडिटिव्स होते हैं। मुख्य 4 रॉ मटेरियल होते हैं पेंट्स के। लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो पेंट को हम लोग एक रॉ मटेरियल इंटेंसिव इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अर्थात एक जनरल पेंट इंडस्ट्री के अंदर 1000 से भी ज्यादा रॉ मटेरियल उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से पेंट और वार्निश वो होते हैं जिसमें पिगमेंट नहीं होते हैं, और लेकर्स वो होते हैं जो तेजी से सूख जाते हैं, और एनेमल्स वो होते हैं जिसमें बहुत चमक होती है। जैसे कि अगर ये देखें तो ये पेंट आपके हो गए, जनरल पेंट है। इसके अंदर आपके एनिमल भी आ जाते हैं, कारों को भी पेंट आ जाते हैं, सभी पेंट हम इसको कह सकते हैं। और वार्निश वो हो गई जो क्लियर होती है, इसमें पिगमेंट नहीं होता है। इसको सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है या सरफेस के लुक को बढ़ाने के लिए, चमक पैदा करने के लिए लगाते हैं। और लैकर्स जैसे कि जो हम लोग तेजी से सूखने वाले जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो पेंट होते हैं, उनको लैकर्स कहते हैं। लैकर्स आपके क्लियर भी हो सकते हैं और पिगमेंटेड भी होते हैं। जैसे नेल पॉलिश आपकी हो गई, नेल पॉलिश लेकर से बनाई जाती है क्योंकि तेजी से सूख जाती है, 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी ये सूख जाती है। और एनेमल्स वो होते हैं जो आमतौर पर घरों में दरवाजों वगैरह पर लगाए जाते हैं, या कुछ ऐसे डेकोरेटिव सीमेंट के सरफेस होते हैं उस पर भी लगाए जाते हैं। इसमें चमक बहुत अच्छी होती है, जैसे ये होता है। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा हो जाता है अकॉर्डिंग टू एक्शन। इनका एक्शन क्या होता है? कभी कभी हम लोग डेकोरेटिव कोटिंग भी कहते हैं, अर्थात सजावट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे घरों वरों की जो कोटिंग होती है उसको हम लोग डेकोरेटिव कोटिंग के नाम से भी कॉल करते हैं। और एक होती है प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स वो होती हैं जैसे कि कारों पर जो लगाया जाता है या शिप पे लगाया जाता है। तो इन सबों को हम लोग प्रोटेक्टिव कोटिंग कहते हैं क्योंकि ये सरफेस को प्रोटेक्ट भी करती हैं डेकोरेशन के साथ साथ। तो इनको प्रोटेक्टिव कोटिंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेसिटी एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है। जैसे क्लियर कोटिंग हो गई और ओपेक कोटिंग हो गई। जैसे हमने ऊपर आपको बताया कि ये क्लियर कोटिंग हो गई, जो वार्निश की कोटिंग होती है ये क्लियर कोटिंग हो गई। और इसके अलावा जो पेंट और एनिमल्स वगैरह जो हो जाते हैं ये आपके पिगमेंटेड, या इनको हम लोग ओपेक कोटिंग भी कहते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन आपका हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स ऑफ सरफेस। सरफेस में इसमें क्या रोल होता है? जैसे कुछ प्राइमर्स आते हैं। प्राइमर वो होते हैं, प्राइमर इसका नाम ही है प्राइमर, अर्थात ये पहला कोटिंग होती है जो सरफेस पे लगाई जाती है। उसके बाद से आते हैं सीलर्स और स्टॉपर। ये जो छिद्र होते हैं, छिद्रों को भरने के लिए फिर हम लोग इसका काम करते हैं। जैसे कि यहाँ एक पिक्चर दिखलाई गई है कि घरों के अंदर ये सीलर को ये भर रहा है, ये सील हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो अगर क्रैक्स वगैरह होते हैं तो केवल ये प्राइमर के द्वारा नहीं छुपाए जा सकते हैं। तो इस तरीके का सरफेस आपको सीमेंट पर भी मिल सकता है, कार बॉडी वगैरह पर भी मिल जाते हैं, शिप वगैरह पर भी मिल जाता है। किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें अगर छिद्र वगैरह है, कोई क्रैक्स वगैरह है, तो उसको हम लोग सीलर वगैरह से भर दिए जाएं। फिर प्राइमर लगाते हैं, फिर एक अंडर कोट होता है। अंडर कोट का मतलब ये होता है कि जो टॉप कोट होता है उसी से मिलता जुलता उसका कलर होता है, और जो प्राइमर और सीलर के ऊपर लगाया जाता है, और जो टॉप कोट होता है, जो फिनिश कोट होता है, उसके नीचे लगाया जाता है। तो उसको अंडर कोट कहते हैं। ये भी जो है फिलिंग के साथ साथ पकड़ भी पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद से एक फिनिश कोट होता है जिसको कि हम लोग बेस कोट भी बोलते हैं।
जैसे घरों में तो फिनिश कोट के ऊपर फिर क्लियर कोट हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन कार वगैरह के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अच्छी चमक के लिए एक जैसे लाल रंग की कार है, तो लाल रंग का तो उसकी फिनिश कोट हो गई, उसके ऊपर उसमें चमक पैदा करने के लिए एक क्लियर कोट भी लगा देते हैं। इस प्रकार एक क्लासिफिकेशन हमारा ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर ग्लास लेवल। कभी कभी पेंट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि हमें मैट फिनिश का पेंट चाहिए या सेमी ग्लास पेंट चाहिए या एक्सेल फिनिश का पेंट चाहिए या ग्लासी पेंट चाहिए। उदाहरण के तौर पर घरों की दीवारों पर जो हम लोग लगाते हैं उसमें हम लोग मैट फिनिश पसंद करते हैं, या अधिक से अधिक हम लोग सेमी ग्लास या एक्सेल फिनिश पसंद करते हैं। बहुत अगर ग्लासी सरफेस हो जाएगा तो वो चमक पैदा करेगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा देगा। और सेमी ग्लासी जैसे नीचे एक ये दिखलाया गया है, तो इसके अंतर्गत आप ये देखिएगा कि इसमें सबसे पहला जो ग्रे कलर का जो पेंट लगा हुआ है, ये आपका प्राइमर है। पहला कोट होता है। दो तरीके के प्राइमर आमतौर पर मिलेंगे। एक तो व्हाइट या ऑफ व्हाइट प्राइमर, या हल्का सा ग्रे टोन लिए हुए होता है, और एक रेड ऑक्साइड प्राइमर होता है। जो ग्रे प्राइमर होते हैं या व्हाइट प्राइमर होते हैं, ये दीवारों पर या लकड़ी पर लगाए जाते हैं, और जो रेड ऑक्साइड प्राइमर होते हैं ये लोहे के सरफेस पर लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्राइमर लगा हुआ है जिसकी की फिनिश आपकी मैट फिनिश है। इसके ऊपर फिर हम लोग सेमी ग्लासी लगा सकते हैं, या एक सेल। जैसे ये एग है, एग के ऊपर एक सेल होता है, इसकी एक अलग तरीके की फिनिश होती है, जिसको कि आप सेमी ग्लासी भी नहीं कह सकते हैं और ग्लॉसी भी नहीं कह सकते हैं। तो ये हल्का सा चमक लिए हुए और हल्का सा एक सूदिंग टाइप की इसकी फिनिश होती है, जैसे कि आपको दिखलाई पड़ रहा है, और एक ग्लासी हो जाता है। जैसे आप सरफेस पे नीचे देखेंगे, फर्श के ऊपर एक ग्लॉसी सरफेस लगा हुआ है, एक ग्लासी पेंट आपका लगा हुआ है। ग्लासी पेंट को हम लोग आमतौर पर फर्श वगैरह पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि इससे जो है हमारा फिसलन पैदा होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा फिर क्लासिफिकेशन एक हम लोग कर सकते हैं थिनिंग के ऊपर, कि हम लोग क्या मटेरियल डाल करके उसको थिन करते हैं। जैसे घरों में आप लोगों ने देखा होगा, जो दीवार के लिए पेंट लाते हैं, तो उस पेंट के लिए जो पेंटर होता है वो पानी को ही डाल करके उसको थिन कर देता है और दीवारों पर लगा जाता है। लेकिन जब दरवाजों पर लगाना होता है या लोहे के ग्रिल वगैरह पर लगाना होता है, तब वो आपसे कहता है तारपीन का तेल लाने के लिए या टर्पेंटाइन ऑयल लाने के लिए, या मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल एमटीयू भी कहते हैं वो लाने के लिए, या व्हाइट स्प्रिट लाने के लिए। स्प्रिट नहीं होती है, व्हाइट स्प्रिट किरोसिन के श्रेणी का होता है, वो लाने के लिए आपसे कहता है। तो अब ऐसी चीजें अगर मिलाते हैं तो उसको हम लोग सॉल्वेंट बेस बोलते हैं, और जिसमें पानी मिलता है उसको वाटर बेस बोलते हैं। और कुछ पेंट ऐसे भी होते हैं जो कि जिसमें न तो सॉल्वेंट पड़ता है न वाटर पड़ता है, जैसे कि पाउडर कोटिंग हो गई। तो पाउडर कोटिंग हम लोग बगैर पतला किए हुए इसको लगा देते हैं, तो ये उस कैटेगरी। तो इस प्रकार हम लोग किस मटेरियल से थिन करते हैं, थिनिंग का क्या तरीका है, उसके ग्राउंड पर भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ड्राइंग कंडीशन के ऊपर। जैसे आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो घरों के दरवाजे पर या जो दीवारों पर पेंट लगाया जाता है उसको सूखने में टाइम लगता है। जैसे दरवाजों पर जो पेंट लगाया जाता है वो 4-5 घंटा या 6 घंटा तक ले लेता है मौसम के अनुसार। और जो घरों पर दीवारों पर जो पेंट लगाया जाता है वो भी आपका 2-2.5 घंटा 3 घंटा ले ही लेता है, क्योंकि वो एक्रिलिक बेस होता है, हाई पॉलीमर बेस होता है। दूसरी कैटेगरी होती है स्टोविंग बेकिंग पेंट। जैसे आपको फ्रिज के ऊपर पेंट लगाना है, कार के ऊपर पेंट लगाना है, तो इसको हम लोग 4 घंटे के लिए नहीं रख सकते हैं। अगर 4 घंटे 5 घंटे के लिए रखेंगे तो ये जो है उसके ऊपर डस्ट वगैरह या और भी इम्प्योरिटी वगैरह फॉरेन मटेरियल उसके ऊपर एकुमुलेट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए स्टोविंग या बेकिंग कैटेगरी वो होती है जिसमें हम लोग 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 30 मिनट से 20 मिनट के बीच में उसको हम लोग ड्राई कर लेते हैं, उसको हम लोग स्टोविंग बोलते हैं। ये फास्ट क्योरिंग होती है, फास्ट ड्राइंग होती है, हार्डनेस बढ़ जाती है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग आमतौर पर इंडस्ट्रियल जो वस्तुएं होती हैं, जैसे फ्रिज वगैरह हो गया या आपका वॉशिंग मशीन हो गई या कूलर वगैरह हो गया, इन सबों पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन क्यूरेबल पेंट, ये पेंट उस तरीके के होते हैं जिसको कि हम लोग गर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन तेजी से सूखना उसका जरूरी होता है। जैसे कि मोबाइल के ऊपर अगर आपकी कोटिंग होती है तो मोबाइल को हम लोग गर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग रेडिएशन उसके ऊपर डालते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया या अन्य कोई रेडिएशन हो गया, माइक्रोवेव हो गया या रेडियो वेव्स हो गई या आईआर हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इन सबों के रेडिएशन के द्वारा भी हम लोग कोटिंग को सुखाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ता है,
और वो चीज़ जल्दी से सूख भी जाती है। जैसे कि पेपर के ऊपर आपको कोटिंग करनी है, तो पेपर को अगर आप लोग बेकिंग सिस्टम से लेंगे, तो उसपे 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पेपर आपका जल सकता है या पेपर आपका ट्विस्ट हो सकता है। या लकड़ी के ऊपर कोटिंग करते हैं, तो 120 पर वो लकड़ी भी आपकी ट्विस्ट हो सकती है। तो उस केस में हम लोग करते क्या है, रेडिएशन क्यूरेबल कोटिंग करते हैं, अर्थात इसको कोटिंग करने के बाद से रेडिएशन देते हैं, जिसमें कि आपका 5 से 10 मिनट के अंदर ये चीज़ सूख जाती है और कभी-कभी बहुत फास्ट सूखती है। और उसमें टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचता है, 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम पहुँचता है, जिस पर कि वो चीज़ खराब भी नहीं होती है। एक हम लोग करते हैं कि बाइंडर के ऊपर कि किस तरीके का बाइंडर हम लोगों ने उसके अंतर्गत डाला हुआ है। यहाँ पर ये पिक्चर में हमने ये दिखलाया हुआ है कि ये देखिए जो दीवार पर जो कोटिंग लगी हुई है, ये आपकी मैट फिनिश की है, या इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सेल टाइप की फिनिश है, इसमें एक अजीब-सी चमक आती है। और इसके ऊपर ये जो कोटिंग लगी हुई है, इसको आप सेमी ग्लॉसी कह सकते हैं या थोड़ा-सा सेमी ग्लॉसी से ऊपर कह सकते हैं। और जो यहाँ फ्रिज के ऊपर कोटिंग लगी हुई है, ये हाई ग्लॉस कोटिंग है। तो इस तरीके से कोटिंग को हम लोग उसकी चमक के आधार पर डिसाइड करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया था। यहाँ पर एक देखें, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बाइंडर, बाइंडर के आधार पर हम लोग किसी भी पेंट या कोटिंग को किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ पेंट होते हैं जो ऑयल पेंट कहलाते हैं, जैसे आमतौर पर घरों की दीवारों वगैरह के ऊपर पहले लगते थे, लेकिन अब ये नहीं लगते हैं, अब इमल्सन बेस हो गए हैं, जो कि चौथे नंबर पर लिए हुए हैं। ऑयल पेंट का इस्तेमाल आज हम लोग दरवाजों के ऊपर या लोहे वगैरह के ऊपर करते हैं। और दूसरी कैटेगरी है ओलियो रेजिनस पेंट या वार्निश या एनामेल। वार्निश तो आमतौर पर फिनिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसमें ये दिखलाया गया हुआ है। इसके ऊपर वार्निश लगा करके इसमें चमक पैदा कर देते हैं। फर्नीचर वगैरह के ऊपर हम लोग वार्निश लगा देते हैं, जिससे कि वो फर्नीचर का प्रोटेक्शन भी होता है और उसमें चमक भी आ जाती है। तो ये आमतौर पर आयल और रेजिन के मिक्सचर से बनी होती है, क्योंकि आयल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, हार्डनेस कम होती है। जब हम लोग उसमें रेजिन मिला देते हैं, जिसको कि हम लोग ओलियो रेजिनस कहते हैं, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हार्डनेस भी आ जाती है। तो एक कैटेगरी हमारी ये होती है। तो जैसे कि आमतौर पर जो दरवाजों वगैरह पर जो हम लोग पेंट लगाते हैं, लोहे पर लगाते हैं, तो या तो वो आयल पेंट होते हैं या ओलियो रेजिनस आपके पेंट हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है सिंथेटिक कोटिंग। इंडस्ट्री वगैरह के अंदर या हाई परफॉर्मेंस कोटिंग, जहाँ पर हमें कोटिंग से बहुत परफॉर्मेंस की प्रोटेक्शन की उम्मीद होती है, वहाँ पर हम लोग सिंथेटिक कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर आयल बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर देते हैं। तो इसमें अंदर आपके इनेमल्स भी आ जाते हैं, कुछ पाउडर कोटिंग्स होती हैं, रेडिएशन वेरिएबल होती है, हाई ग्लास कोटिंग होती है, जैसे कारों वगैरह पर लग जाती है, तो ये कोटिंग आ जाती है। और चौथी कैटेगरी आपकी इमल्सन पेंट की होती है, अर्थात ये जल आधारित होती है। और ये इसके सूखने का तरीका ये होता है कि जल जैसे ही उड़ता है, इमल्सन जो है अपने आप पॉलीमराइज होता है। इसको सूखने के लिए ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि पहली और दूसरी कैटेगरी में हमें सूखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तीसरी कैटेगरी में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हाई टेम्परेचर वगैरह के ऊपर या रेडिएशन क्यूरेबल है, तो रेडिएशन के द्वारा, या पाउडर है तो पाउडर वैसे ही सूख जाता है उसके ऊपर। तो ये कैटेगरी आपकी बाइंडर के आधार पर हम लोग एक क्लासिफिकेशन करते हैं। एक क्लासिफिकेशन हमारा हो जाता है एप्लीकेशन के ग्राउंड के ऊपर, कि कहाँ किस एरिया के अंदर हमें अप्लाई करना है। जैसे ऑटोमोबाइल कोटिंग, कारों पर लगाना हो, स्कूटर पर लगाना हो, मोटरसाइकिल पर लगाना हो, तो इसकी कैटेगरी आपकी अलग हो जाती है। रेफ्रिजरेटर पर लगाना हो तो उसकी कैटेगरी अलग हो जाती है। फर्नीचर की फिनिश होती है, उसकी कैटेगरी अलग होती है। बच्चों के टॉयज खिलौनों वगैरह के लिए अलग हो जाती है। किसी कंटेनर वगैरह के अंदर, जैसे आपने कैन वगैरह देखा होगा, जिसके अंदर हम लोग खाने के सामान को पैक किया हुआ रहता है, तो उस कैन के अंदर भी एक कोटिंग की जाती है, क्योंकि वो आमतौर पर कैन टिन या मेटल का बना होता है, तो वो डायरेक्ट खाने के प्रोडक्ट के साथ टच में नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने थम्स अप वगैरह या कोल्ड ड्रिंक का आप लोगों ने वो कैन देखा होगा, तो उस कैन में अंदर एक कोटिंग की जाती है, ताकि वो कोल्ड ड्रिंक जो है उसके संपर्क में, मेटल के संपर्क में आके खराब ना हो। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन के आधार पर भी करते हैं। इसी में और भी आपकी कैटेगरी है, जैसे मरीन कोटिंग, शिप वगैरह पर कैसे लगाएंगे, चिमनी पर कोटिंग लगानी हो, फायर रिटार्डेंट कोटिंग हो, तो ये सब कोटिंग आपकी अलग अलग कैटेगरी में आ जाती है। बेस्ड ऑन द एंड एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर आर्किटेक्चरल कोटिंग, ये आर्किटेक्चरल कोटिंग होती है जो घरों वगैरह पर लगाई जाती है। एक क्लासिफिकेशन ये भी हमारा है, जैसे घरों पे लगाए जाने वाले, या आमतौर पर जो बाजारों के अंदर आपके रिटेलर या हार्डवेयर की शॉप पर जो आपको पेंट मिल जाते हैं, वो आपके इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल कोटिंग आमतौर पर दुकानों पर नहीं मिलती है बाजार में, जैसे आम दुकानें होती हैं, क्योंकि इसका कंजम्पशन कम होता है, डायरेक्ट इंडस्ट्री लेती है।
तो मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्री या बीच में कभी कोई डीलर आ जाता है जो बल्क सप्लायर होता है, उसके मार्फत जो है ये कोटिंग दी जाती है। इंडस्ट्रियल कोटिंग इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होती है, जैसे फ्रिज वगैरह हो गया, रेफ्रिजरेटर। तो एक क्लासिफिकेशन यही होता है। मरीन क्षेत्र के अंदर कोटिंग जो होती है स्पेशलिटी कोटिंग हो गई, जैसे क्रेन वगैरह पर लगाना हो, बुलडोजर वगैरह पर लगाना हो, तो इस तरीके की स्पेशलिटी कोटिंग आपकी हो जाती है अलग। बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट एक क्लासिफिकेशन हमारा होता है किस सरफेस के ऊपर लगाना है। जैसे सरफेस आपका मेटल का है, टिन का है, या पेपर का सरफेस है, या लेदर के ऊपर फिनिश करनी होती है, या कपड़ों पर फिनिश करनी होती है, वुड फिनिशेज होती है, लकड़ी वगैरह के लिए होती है। घरों और बिल्डिंग में जो मैसनरी सरफेसेज होते हैं, सीमेंटेड सरफेस होते हैं, उसके ऊपर आपको कोटिंग करनी होती है। तो एक क्लासिफिकेशन हमारा इस आधार पर भी होता है, इस आधार पर भी हम लोग पेंट को सेलेक्ट करते हैं। और एक क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल कंडीशन के ऊपर कि लिक्विड पेंट है, जैसे कि पहले डब्बे में आप लोगों ने देखा होगा, ये लिक्विड आमतौर पर बाजार से जो पेंट लाते हैं वो लिक्विड पेंट में आपको मिल जाता है, तो दरवाजों वगैरह पर लगाए जाते हैं। और एक कैटेगरी होती है जो पेस्ट पेंट होता है, जैसे जो आपका दीवालों वालों पर लगाने के लिए, या पहले आपको ध्यान होगा ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर वगैरह आते थे, अभी भी मिल जाते हैं। तो ये पेस्ट पेंट होते हैं जिसमें आपको पानी मिलाया और उसको थिन किया, थिन करने के बाद से आपने उसको लगा दिया। और एक कैटेगरी होती है पाउडर पेंट। पाउडर पेंट वो सूखे हुए पेंट होते हैं, इसको लगाने के लिए विशेष तकनीकी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सरफेस को गर्म करके उसके ऊपर जब पाउडर को हम लोग स्प्रे करते हैं, तो ये सरफेस पे जाके चिपक जाता है और हल्का सा मेल्ट करके एक लेयर बना देता है उसके ऊपर। तो इस तरीके की जो कोटिंग होती है, ये ड्राई इसमें पाउडर होते हैं। तो एक हमारी एरिया ये है जिसको कि क्लासिफाई किया हुआ इस आधार पर भी। इसके अलावा बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट डाल देते हैं, ये असल में सॉल्वेंट को बचाने के लिए हम लोगों ने बाद में विशेष कोटिंग डेवलप किया, क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको पता है कि ये धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। तो इसको बचाने के लिए जो है, या एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, उसके लिए फिर हम लोग कम सॉल्वेंट के पेंट बनाना चालू किए। जैसे यहाँ पर एक लो सॉलिड कंटेंट, तो जिसमें सॉलिड कम होता है, जैसे आमतौर पर जो घरों में हम लोग पेंट लगाते हैं, इसमें आपका 40% 50% तक सॉल्वेंट पड़ा रहता है। और एक दूसरी कैटेगरी होती है जो हाई सॉलिड्स कोटिंग, अर्थात ऐसी कोटिंग जिसमें 10 से 20% ही सॉल्वेंट हो, इससे ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं होता है। ये सॉल्वेंट को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी कैटेगरी होती है सॉल्वेंट लेस कोटिंग, जैसे कि आपको पाउडर कोटिंग हमने पहले बताया, ये आपकी सॉल्वेंट लेस कोटिंग है। इसमें बिल्कुल भी सॉल्वेंट आपका नुकसान नहीं होता है, बिल्कुल सॉल्वेंट होता ही नहीं है इसके अंदर। जितना मटेरियल होता है उतना पूरा का पूरा आपका सरफेस पे लग जाता है, कोई इन्वायरमेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाती। बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ हीट ड्राइंग, जैसे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है या थर्मोसेटिंग मटेरियल है, एक ये हीट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जो कारों वगैरह पर पेंट लगाए जाते हैं उनको हम लोग थर्मोसेटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये पेंट जब गर्म होते हैं तभी कार के ऊपर चिपकेंगे, तभी ये सूखेंगे। और उस सूखने के बाद से फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये आसानी से नहीं निकलेंगे। ये सॉल्वेंट दोबारा डाल करके या थिनर डाल करके आप इसको दोबारा डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए या तो इसको जलाना पड़ता है, या पेंट रिमूवर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं निकलेंगे। दूसरी कैटेगरी इसमें थर्मोप्लास्टिक की होती है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो मतलब हीट और प्लास्टिक मतलब लचीलापन, अर्थात ये जब गर्म करते हैं तो ये सूख तो जाते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक होने की वजह से ये दोबारा जब आप इसको गर्म करेंगे तो हल्के से मेल्ट हो सकते हैं, या जब सॉल्वेंट या थिनर डालेंगे इसके ऊपर तो ये उसके अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि नेल पॉलिश आपकी एग्जाम्पल हो गई। तो पहली कैटेगरी के अंदर कार एग्जाम्पल हो गई जो हीट पाने पर सेट हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर नेल पॉलिश हो गई, जो कि गर्म करने पर सूखते जरूर जाएंगे या वैसे भी सूख जाएंगे, और बाद में जब थिनर से आप चाहें तो उसको डिजॉल्व कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। एक कैटेगरी हो जाती है पॉलीमराइजेशन के ऊपर, अर्थात उसके अंदर जैसे भी हमने ऊपर आपको बताया, तो कन्वर्टेबल कार की जो कोटिंग होती है वो कन्वर्टेबल होती है, क्योंकि एक बार अगर उसका नेचर बदल गया तो अब दोबारा उसको वापस पुरानी अवस्था में आप नहीं ला सकते हैं। जैसे कि घरों के अंदर जो पेंट लगाया जाता है दरवाजों वगैरह के ऊपर,
या ग्रिल वगैरह के ऊपर, वो आपके कन्वर्टेबल कोटिंग में आ जाते हैं। अर्थात उनका नेचर अगर एक बार बदल गया, वो सूख गए, तो वापस आप उसको नहीं ला सकते। और नॉन कन्वर्टेबल वो कोटिंग होती है जिसको कि आप वापस उसकी पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। ये नॉन कन्वर्टेबल कोटिंग होती है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर, इंटीरियर कोटिंग, हाँ बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसके ऊपर एक बात कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, एक कैटेगरी हमारी ये हो जाती है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। और उसके बाद से नेक्स्ट एक कैटेगरी हमारी होती है अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर, कि इंटीरियर कोटिंग है या एक्सटीरियर कोटिंग। जैसे घरों के ऊपर जो बाहरी साइड में आप लगाते हैं, ये एक्सटीरियर हो गई। जैसे कार के ऊपर लगाते हैं तो वो एक्सटीरियर कोटिंग में आ जाती है, चिमनी के ऊपर लगाते हैं तो एक्सटीरियर कोटिंग में आ जाती है। इसी प्रकार इंटीरियर कोटिंग होती है, जैसे घरों के अंदर जो पेंट लगाए जाते हैं, चाहे ग्रिल हो चाहे दरवाजे हो, ये इंटीरियर कोटिंग आती है। तो इस प्रकार से ये भी हम लोग एक प्रकार का हमारा एक्सपोजर होता है कि इस आधार पर भी हम लोग कोटिंग को डिसाइड करते हैं। और दोनों को बनाने के अंदर जो रॉ मटेरियल वगैरह होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर कोटिंग के अंदर ड्यूरेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उस पर यूवी लाइट पड़ती है, आपकी पानी पड़ता है, इस तरीके से इस पर बहुत सारे नुकसानदायक एलिमेंट जो हैं उसको फेस करना पड़ता है इस कोटिंग को। इसलिए एक्सटीरियर कोटिंग जो है हम लोग ज़्यादा जो है ध्यान से बनाते हैं। और इंटीरियर कोटिंग में कोई धूप वगैरह का नहीं रहता है, तो इंटीरियर कोटिंग को भी हम लोग अलग कंपोनेंट इसके होते हैं, इस पर उतना ध्यान हम लोग नहीं देते हैं, ये चल जाती है आपको। एक कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे एंटी कोरोसिव पेंट शिप वगैरह पर लगाई जाती है, एंटी फॉलिंग पेंट शिप के नीचे लगाई जाती है ताकि उसके अंदर फॉलिंग ना हो, अर्थात उसके ऊपर फंगस वगैरह ग्रो ना करे, उस पर काई वगैरह न जमे। और कैमोफ्लेग, ये हम लोग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो मिलिट्री जो लोग होते हैं वो लोग अपनी बिल्डिंगों पर लगाते हैं ताकि ये मौसम के हिसाब से ये बदल लेते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस कोटिंग, जो वो कोटिंग होती है, केमिकल रेजिस्टेंस कोटिंग ये वो कोटिंग होती है जो जिसके अंदर केमिकल जो है वो उसको रेजिस्ट करता है, अर्थात केमिकल गिर जाता है। जैसे इंडस्ट्री वगैरह के अंदर कोई केमिकल छिलक गया या कोई केमिकल उसके संपर्क में आ गया तो वो कोटिंग खराब ना हो, केमिकल रेजिस्टेंस कोटिंग है। रोड मार्किंग जो सड़कों वड़कों पर लगाई जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जेब्रा का निशान, पीले रंग का निशान या सफेद रंग के निशान, तो ये होते हैं, ये रोड मार्किंग पेंट होते हैं। इंसुलेटिंग कोटिंग होती है, जैसे पंखों के अंदर जो मोटर वगैरह होती है उसके ऊपर जो हम लोग कोटिंग लगाते हैं, इंसुलेटिंग कोटिंग होती है। एक टेम्परेचर इंडिकेटिंग कोटिंग होती है, बस टेम्परेचर इंडिकेटिंग कोटिंग होती है जो कि टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। अर्थात जब मोटर वगैरह पर लगा देते हैं तो जो मोटर गर्म होती है तो वो टेम्परेचर को इंडिकेट करने लगती है, अर्थात मोटर को हम लोग बंद कर देते हैं। मरीन कोटिंग होती है जो मरीन एरिया में लगाई जाती है। फ्लोर कोटिंग जो होती है ये आपकी फ्लोर वगैरह फर्श वगैरह पर लगाते हैं। हीट रेजिस्टेंस कोटिंग होती है, जहाँ पर कहीं हीट के रेजिस्टेंस की जरूरत होती है वहाँ इस कोटिंग को लगाया जाता है। फायर रिटार्डेंट कोटिंग वो होती है जो कि आग लग जाने के ऊपर उस आग को फैलने नहीं देती है, वहां पर इस कोटिंग को लगाया जाता है। इस प्रकार से ये कोटिंग आपकी लगाई जाती है। एक क्लासिफिकेशन होता है वन पैक और सिंगल कैन कोटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं केवल एक डब्बे में ये कोटिंग मिलती है हमें। और दूसरी होती है टू पैक सिस्टम, जो दो पैक इसके बनाए जाते हैं, जब तक कि उन दोनों पैक को मिलाया नहीं जाता है तब तक ये नहीं सूखते हैं। इस प्रकार ये टू पैक सिस्टम होते हैं। और ये वन पैक सिस्टम के अंदर कुछ मिलाने की जरूरत नहीं होती, अलग कोई कंपोनेंट नहीं होता, केवल इसमें टारपीन का तेल या टर्पेंटाइन ऑयल या पानी मिला करके इसको हम लोग लगा देते हैं। लेकिन टू पैक सिस्टम में जब तक इन दोनों पैक को नहीं मिलाएंगे तब तक नहीं होगा। जैसे आमतौर पर देखा होगा कि एमसील होती है, एयरटाइट होता है, उसमें दो अलग अलग ट्यूब आती है, दो अलग अलग पार्ट होते हैं जिनको मिला करके इसको लगाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर ऑफ ड्राइड फिल्म, फिल्म के ड्राई होने के बाद से उसका टेक्सचर क्या होता है, जैसे रिंकिल टेक्सचर हो गया या हैमर टोन फिनिश हो गई, हैमर टोन का टेक्सचर हो गया। जैसे अलमारी वगैरह पर देखा हूँ रिंकिल फिनिश पहले चलती थी जो टाइपराइटर वगैरह पर लगाई जाती थी। इसी प्रकार स्ट्रिपल फिनिश आ जब किया जाती है, मल्टी कलर फिनिश आ जाती है, एक बार कोटिंग किया तो बहुत सारे उसमें कलर आ गए। इस प्रकार से ये एक फिल्म के सूखने के बाद से उसका क्या लुक हो जाता है उसके ऊपर भी कोटिंग को क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका अकॉर्डिंग टू द फिल्म थिकनेस।
लो फिल्म बिल्ड अर्थात पतली फिल्म में चाहिए, मीडियम साइज की फिल्म चाहिए, या मोटी फिल्म चाहिए। जैसे हाई फिल्म बिल्ड होती है, जो कोरोजन रेजिस्टेंस एरिया होती है, कभी कभी उसके ऊपर हम लोग हजार हजार डेढ़ डेढ़ हजार माइक्रोन तक की कोटिंग हमें लगानी पड़ जाती है, बहुत मोटी कोटिंग लगानी पड़ जाती है। जबकि जो घरों में जो कोटिंग होती है वो आपकी 40 से 50 माइक्रोन तक की होती है। कारों वगैरह के ऊपर जैसे हम लोग जो कोटिंग लगाते हैं वो आपकी 150-200 माइक्रोन के आसपास तक चली जाती है। तो इस प्रकार ये अलग अलग फिल्म थिकनेस के आधार पर भी हम लोग कोटिंग को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पिगमेंट, कौन से पिगमेंट उसके अंदर डाले हुए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कार जो है मेटलिक फिनिश की भी आती है और नॉन मेटलिक की भी आती है। जैसे सफ़ेद कार जो आमतौर पर होती है वो नॉन मेटलिक फिनिश में आती है, और बाकी के कलर में जैसे ब्लैक कलर हो गया या डार्क कलर के अंदर आपको मेटलिक कोटिंग भी मिल जाती है। कभी कभी एल्युमिनियम की कोटिंग आप लोगों ने कारों के ऊपर देखा होगा, तो ये मेटलिक फिनिश के रूप में आती है क्योंकि इसमें मेटलिक पिगमेंट होते हैं। तो ये इस आधार पर भी हम लोग कोटिंग को डिवाइड करते हैं। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ एप्लीकेशन किस तरीके से कोटिंग को लगाते हैं, मोड क्या हमारा है, इस आधार पर भी हम लोग कोटिंग को डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कोटिंग ब्रश से लगानी है तो ब्रशेबल कोटिंग करते हैं, स्प्रे से लगानी है तो स्प्रेबल कोटिंग करते हैं। कैलेंडर कोटिंग होती है जो कि एक बड़े सरफेस के ऊपर जब लगानी होती है। कर्टेन कोटिंग बहुत ही स्मूथ सरफेस और बड़ा सरफेस जब होता है तो कर्टेन की तरीके से एक पेंट पूरा फ्लो करता है उसके ऊपर। टम्बलर कोटिंग होती है, जैसे छोटे छोटे आइटम के ऊपर जब हम लोग को कोटिंग होती है, जैसे मान लीजिए बटन वगैरह के ऊपर आपको कोटिंग करनी हो या इस तरीके की किसी चीज पर छोटे आइटम पर करनी हो, तो उसके अंदर उस आइटम को भर के उसमें पेंट भर देते हैं और उसको चलाते हैं, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, तो टम्बलर कोटिंग भी कहती है। रोलर कोटिंग होती है, जो रोलर पर जैसे जो पेंट के कंटेनर वगैरह होते हैं या टिन वगैरह होता है उसके ऊपर रोलर के मार्फत हो जाती है। दो रोलर के बीच में से पेंट लगा हुआ सरफेस उसमें से जब पास करते हैं तो एक्सेस पेंट उसमें से डॉक्टर ब्लेड होती है जो हटाती चली जाती है और बाकी के एक स्मूथ सरफेस उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन ये कोटिंग हम लोग केवल एक स्मूथ सरफेस पर ही लगा सकते हैं। इसी प्रकार नाइफ कोटिंग भी होती है जो भी वो भी इसी कैटेगरी में आपकी आ जाती है। और इलेक्ट्रो डिपॉजिटेबल कोटिंग होती है जो कि विद्युत के द्वारा जो है जब हम लोग कोटिंग को जब डिपॉजिट करते हैं तो लगाई जाती है। जैसे आमतौर पर कारों पर जो प्राइमर वगैरह लगते हैं, आज करीब करीब सारी की सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंतर्गत जो प्राइमर है वो इसी मेथड से लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस आधार पर भी कोटिंग को क्लासिफाई करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कोटिंग को, पेंट और कोटिंग को हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, हर क्लासिफिकेशन में आप देखिएगा कि पेंट के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो बदल जाएंगे आपके। पेंट के रॉ मटेरियल कहने के लिए तो चार होते हैं जैसे हमने आपको बताया, लेकिन हर कैटेगरी के अंदर जैसे पिगमेंट आप लेंगे तो इसमें हजारों तरीके के आपको पिगमेंट मिलेंगे। बाइंडर या रेजिन या ऑयल लेंगे तो इसमें भी आपको हजारों तरीके के बाइंडर मिल जाएंगे। तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा बाइंडर लें, कौन सा पिगमेंट लें, उसके साथ थिनर कौन सा जाएगा, एडिटिव कौन सा मिक्स होगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। धन्यवाद।